और इस वक्त की बड़ी खबर जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह बड़ी तेजी के साथ फैल रही है कि चीन में तख्ता पलट हो चुका है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इस अफवाह को और ताकत तब मिली जब खबर आई कि बीजिंग एयरपोर्ट से 6000 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। ये फ्लाइट्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चीन के राष्ट्रपति से जुड़ा होने से बड़ा दावा सामने आया है। चीन में तख्ता पलट की अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के हाउस अरेस्ट की बात भी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर इस तरह के तमाम दावे फिलहाल किए जा रहे हैं। बीजिंग से अब तक 6000 फ्लाइट रद्द की गई। क्या चीन में शी जिनपिंग का राज खत्म हो गया है? क्या चीन की सत्ता पर सेना का राज हो गया है? क्या चीन में शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट हो गए हैं? क्या चीन में तख्ता पलट हो गया है? सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक दावे किए जा रहे हैं। चीन में तख्ता पलट हो गया है। दावा है कि बीजिंग एयरपोर्ट से 6000 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। ये फ्लाइट्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हैं। आखिर सोशल मीडिया पर हो रहे इन दावों के पीछे का सच क्या है? सोशल मीडिया पर अफवाह है कि चीनी राष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि हाल ही में जब शी जिनपिंग उज्बेकिस्तान के समरकंद SCO समिट में थे, तभी उन्हें सेना के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरफ फैली हुई है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि न ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और न ही वहाँ के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस खबर का खंडन किया है। चीन के ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से दावा किया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया है और सत्ता अपने हाथ में ले ली है। उनको नजरबंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर तख्ता पलट की चर्चा आम हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब ली किया ओमिंग चीन के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इन दावों की हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल है। इस बीच कहा यह जा रहा है कि चीन में शी जिनपिंग की पॉलिसी को लेकर बड़ा विरोध हो रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग की अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी को लेकर असहमत थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग की ताइवान पॉलिसी और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव से खुश नहीं थी। शी की जीरो कोविड पॉलिसी का चीन में विरोध हो रहा है। कोविड की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था खराब हुई। चीन का सप्लाई चेन टूट गया। ऐसे में वहां की लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। चीन में बेरोजगारी लगातार बढ़ गई। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीन में खाने पीने की चीजें कम हो रही हैं। पिछले महीने चीन के एक राज्य में ATM में पैसे नहीं थे। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो चीनी सेना ने सड़क पर टैंक उतार दिया था। अब खाने की कमी को लेकर भी लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है इन्हीं वजहों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग को हटाने का फैसला किया। शायद जिनपिंग को इन बातों की भनक पहले ही मिल चुकी थी। यही वजह थी कि वो पिछले 2-2.5 साल से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में शामिल नहीं रहे थे। लेकिन पिछले हफ्ते जब वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO की मीटिंग में शामिल होने गए तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं ने मीटिंग कर तख्ता पलटने का फैसला किया। चीन से वैसे भी वीडियो तस्वीरें बाहर आ पाना मुश्किल होता है, लेकिन जो मैसेज सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनमें चीनी लोगों ने भी बताया है कि बीजिंग में कुछ असामान्य घटनाक्रम चल रहा है। पूरा शहर सेना के पहरे में है। हालांकि कोई भी इस बात की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है कि शी जिनपिंग को वाकई पद से हटाकर नजरबंद किया गया है या नहीं। शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत की अफवाहें पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें सोशल मीडिया में सनसनी फैलाती रही हैं कि जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह हो गया है। लेकिन शी अपनी ताकत और मजबूत करते चले गए। और इस वक्त चीन में तख्ता पलट की हलचल मची है तो वाशिंगटन को लेकर भी तकरार तेज है। अमेरिका की ताइवान को लेकर खुली चेतावनी पर चीन ने पलटवार किया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका गलत संदेश दे रहा है। ताइवान में उसका दखल ठीक नहीं है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि ताइवान स्टेट में शांति जरूर है। ताइवान पर तनाव के बीच दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे माहौल में ऐसी तनातनी किसी बड़े खतरे का संकेत समझा जा रहा है।
तरफ दम दिखाया जा रहा है, दूसरी ओर हाथ मिलाए जा रहे हैं। एक ओर यूएन में शांति का पाठ पढ़ा जा रहा है, दूसरी ओर युद्धपोत से जंगी जहाज उड़ान भर रहे हैं। ड्रैगन का डबल स्टैंडर्ड जग जाहिर है। ये तस्वीरें तो बस मानगी हैं। हाथ मिलाते रहिए और दिल में बगल में चाकू दबाए रखिए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीन के विदेश मंत्री की यूएन में मुलाकात हुई और जैसा कि पहले से अंदेशा था, मैसेज लाउड एंड क्लियर आया। दोनों ओर से ताइवान की आजादी और ताइवान पर कब्जे की कस्में वादे दोहराए गए। अमेरिका ने क्लियर कट संदेश दिया कि ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता बनाए रखना क्षेत्रीय वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के लिए अहम है। अमेरिका ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो उसकी लंबे समय से चली आ रही एक चीन नीति के अनुरूप है। ताइवान को लेकर अमेरिका का यह स्टैंड नया नहीं है। जाहिर है चीन की ओर से जबरदस्त रिएक्शन आया। ड्रैगन ने भड़कते हुए बयान दिया, अमेरिका ताइवान को लेकर बहुत गलत और खतरनाक सिग्नल भेज रहा था और ताइवान की स्वतंत्रता गतिविधि जितनी आक्रामक होगी, शांतिपूर्ण समाधान होने की संभावना उतनी कम है। ताइवान का मुद्दा चीन का आंतरिक मामला है और इसे हल करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें अमेरिका को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। सवाल है अब आगे क्या? चीन की चेतावनी और धमकियों का असर न ताइवान पर देखने को मिल रहा है न अमेरिका पर। उल्टे ताइवान चीन को खुली चुनौती दे रहा है। छोटा देश होने के बावजूद ताइवान चीन की दादागिरी के आगे झुकता नहीं दिख रहा। ताइवान साफ शब्दों में कह रहा है कि ताइवान की नाकेबंदी या किसी तट को जब्त करना युद्ध का कार्य माना जाएगा और ताइवान आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ताइवान शांति चाहता है और हमला करने पर अपना बचाव करेगा। मतलब ताइवान तैयार है खुद को बचाने के लिए। अमेरिका तैयार है ताइवान को मदद देने के लिए। अब सवाल है कि क्या चीन तैयार है ताइवान को तत्काल कब्जाने के लिए? दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की सैन्य कार्रवाई ताइवान पर सीधी नहीं हो सकती है। इसमें ताइवान को चीन के शासन को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के लिए नाकाबंदी जैसी कार्रवाइयां शामिल हो सकती हैं। ताइवान इसके लिए भी तैयार है, लेकिन सवाल सिर्फ तैयारियों का नहीं है। सवाल दो महाशक्तियों चीन और अमेरिका के टकराव का, जिसकी वजह से ताइवान स्ट्रेट से लेकर साउथ चाइना सी तक में खलबली है। चीन चाहता है कि ताइवान बिल्कुल शांति से उसके सामने सरेंडर कर दे, क्योंकि ताइवान उसी का हिस्सा और ताइवान है कि अपनी आजादी से बढ़कर उसे कुछ नहीं चाहिए। ताइवान के इस आजादी का सबसे बड़ा पहरेदार है अमेरिका। लिहाजा ताइवान पर हमले के पहले चीन को यह सोचना पड़ रहा है कि ताइवान जीतने गए और कहीं अमेरिका से आमना सामना हुआ तो क्या होगा। और वर्तमान में ना चीन ना ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हालात में है कि अमेरिका से डायरेक्ट दो हाथ कर सके। इस बीच अमेरिका और चीन के नेताओं की बातें जारी है। नवंबर में बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। इस मुलाकात से क्या हल निकलेगा, ये तो उस वक्त पता चलेगा। फिलहाल आलम यह है कि अमेरिका ताइवान को भर कर हथियार सप्लाई कर रहा है और इधर चीन तमाम शांति की बातों के साथ ताइवान को हड़पने की प्लानिंग कर रहा है। ताइवान को लेकर शायद चीन की सेना 4 तरह के हमलों की तैयारी कर रही है। पहला है ताकत से जुड़ा अभियान, यानी चीन तब तक ताइवान पर मिसाइल दागेगा जब तक कि ताइवान घुटने ना टेक दे। दूसरा है तब तक नाकेबंदी जब तक कि ताइवान का नेतृत्व शी जिनपिंग की मांग के आगे हथियार न डाल दे। तीसरा है कि चीन एयर रेड कर सकता है। चीन इस इलाके के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। चौथा अभियान चौतरफा हमला हो सकता है। ज्यादातर मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन शुरुआती तीनों विकल्पों को आजमा सकता है, यानी ताइवान पर चीन चौतरफा हमले से बचना चाहेगा। लेकिन यह सिर्फ कयास है, क्योंकि चीन की मिलिट्री ताकत का प्रदर्शन जो हालात बयां कर रहे हैं वो जमीन पर नहीं दिखती।
अगस्त की शुरुआत से बढ़ते ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन का विवाद अनसुलझी गुत्थी में बदल चुका है, जिसे समझने के लिए ताइवान के 3 दशक पीछे के इतिहास को देखना बहुत जरूरी है। 1990 के दशक से ताइवान में राष्ट्रपति का सीधा चुनाव होता है। तब से ताइवान में ऐसे लोगों की संख्या लगातार घट रही है जो खुद को चाइनीज कहते हैं। लोकतंत्र की जमती जड़ों ने चीन को परेशान कर दिया है, लेकिन ये 3 दशक पीछे का वो दौर है जब चीन ने भी अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की थी। इस वजह से चीन दुनिया के कारोबारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में दबदबा दिखाने लगा। चीन अपने पड़ोस में संप्रभुता को लेकर कहीं ज्यादा आक्रामक तरह से दावेदारी करने लगा, लिहाजा नौबत युद्ध के मुहाने तक पहुंच गई। वैसे भी जब कोई उभरती शक्ति किसी सुपर पावर को चुनौती देती है तो नतीजा युद्ध के रूप में सामने आता है। चीन और ताइवान की लड़ाई के बीच अमेरिका तीसरे सबसे ताकतवर किरदार के तौर पर सामने आ रहा है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला बोला तो इसे अमेरिका अपने ऊपर ही हमला मानेगा। चीन आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य तौर पर एक शक्ति है, इसे लेकर कोई शक या सवाल नहीं है। लेकिन यहां सिर्फ ताइवान और चीन की शक्ति की बात नहीं, क्योंकि इस लड़ाई में जो तीसरा किरदार है वो सबसे ताकतवर है और वो है अमेरिका, जिसके दम पर ताइवान की आजादी महफूज है। लिहाजा ताइवान पर चीन हमला करता है तो यह हमला अमेरिका चीन के बीच डायरेक्ट वॉर के रूप में ही माना जाएगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस में शी जिनपिंग को अगले 5 साल के लिए नेता चुना जाएगा। शी जिनपिंग का यह तीसरा कार्यकाल होगा। उसी दौरान चीन पर दबाव होगा कि ताइवान को लेकर वो कड़ा रुख अपनाए। दूसरी ओर ताइवान 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत चीन के साथ एकीकरण के लिए मान जाए, इसकी संभावना ना के बराबर है। हांगकांग में जो कुछ हुआ है उसे देखने के बाद ऐसा मुश्किल लगता है। सवाल है, फिर क्या अमेरिका चीन युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई बार युद्ध ही रास्ता होता है, लेकिन अमेरिका और चीन दोनों सीधे युद्ध लड़ना कतई पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध के लिए ताकत भी इकोनॉमी से आती है और इस वक्त पूरी दुनिया के जो हालात हैं वो यूक्रेन जंग देखकर सहमी हुई है। लिहाजा फिलहाल तो कम से कम लड़ाई से सिर्फ तबाही और बर्बादी ही होगी। 73 साल से चीन और ताइवान के बीच टकराव चल रहा है। ताइवान का आकाश हो या समुद्री सीमा हो, चीन लगातार घुसपैठ करता रहता है। चीन नहीं चाहता है कि ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह का विदेशी दखल हो। और अमेरिका है कि मानता ही नहीं। और चीन के बाद अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की, जहां पुतिन लगातार मिल रही शिकस्त के बाद बौखला गए हैं। पुतिन ने अब एक बार फिर से यूक्रेन को तहस नहस करने के लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया है। खबर है कि पुतिन ने एक ऐसे जनरल को युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया है जिसे मारियुपोल का कसाई कहा जाता है। इसके साथ ही पुतिन ने खेरसोन में भी जनमत संग्रह के बीच अपने खास कमांडरों को तैनात रहने के लिए कहा है।
तो बड़ी और अहम खबर यह है कि पुतिन बौखला गए हैं और उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है। युद्ध में एक बड़े जनरल की तैनाती कर दी, क्योंकि लगातार पुतिन शिकस्त खा रहे हैं। यूक्रेन से मारियुपोल के कसाई को तैनात किया उन्होंने। जंग में हार से बौखलाए पुतिन का बड़ा एक्शन। पुतिन ने कराई मारियुपोल के कसाई की वापसी। अब यूक्रेन में जंग होगी और जबरदस्त। कहीं रूस के टैंक ध्वस्त होते दिखे, कहीं सैनिक भागते दिखे, कहीं रूस के कब्जे वाले इलाके उसके हाथ से निकलते दिखे। यूक्रेन में रूस की हालत पस्त हो गई है, हालात बदल चुके हैं। जंग में रूस के सैनिक उल्टे पांव भागते दिखे। ज़ेलेंस्की की सेना पूरे दमखम से जंग में लड़ रही है। जंग की इन तस्वीरों को देखकर पुतिन बौखला गए हैं, दिल मिला गए हैं। युद्ध में किसे ताकतवर बनना है, कैसे यूक्रेन पर विजय पानी है, पुतिन ने रणनीति बदलना शुरू कर दिया है। अब पुतिन फिर से अपने पुराने सिपह सलारों पर भरोसा जता रहे हैं। यानी यूक्रेन के खिलाफ जंग में जिसने मचाई तबाही, जिसने मारियुपोल को बर्बाद किया, शहर को खंडर में बदला, उसकी फिर से वापसी हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फिर इसी शख्स पर भरोसा जताया है। यानी रूस में फिर से जनरल मिखाइल येगुनोविच मिजिमसव की वापसी हो चुकी है। जनरल मिजिमसव के भरोसे पुतिन फिर से जंग जीतने की कोशिश में है। पुतिन ने मटेरियल और टेक्निकल सपोर्ट के लिए जिम्मेदार दिमित्री बुलुकोव को बर्खास्त कर दिया है। दिमित्री बुलुकोव की जगह जनरल मिजिमसव की तैनाती की है। जनरल मिजिमसव को मारियुपोल का कसाई कहा जाता है। जनरल मिजिमसव ने मारियुपोल में जबरदस्त कोहराम मचाया था, जिसके निशान आज भी वहां दिखते हैं। अब फिर से जंग में इनकी तैनाती के बाद खून खराबे की आशंका बढ़ चुकी है। पुतिन किसी भी सूरत में यूक्रेन को हासिल करना चाहते हैं। इस बीच पुतिन ने एक और बड़ा फैसला लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे के मुताबिक यूक्रेन युद्ध से जुड़े हर एक एक्शन पर पुतिन की नजर है। पुतिन अपने कमांडरों से खैरसोन से हटने के आदेश को खारिज कर चुके हैं। पुतिन ने पहले अपने कुछ कमांडरों को खैरसोन से हटने की सलाह दी थी, क्योंकि वहां पर पुतिन जनमत संग्रह करा रहे हैं। लेकिन पुतिन को आशंका है कि खैरसोन में यूक्रेन की फौज पलटवार कर सकती है। अपने अन्य इलाकों की तरह कहीं ज़ेलेंस्की की सेना खैरसोन को भी कब्जे में न ले ले। पुतिन ने अपने कमांडरों को वहां पर तैनात रहने का हुक्म दिया है। मतलब साफ है, पुतिन अब फुल पलटवार की मुद्रा में है। वो जंग को फिर से उसके पुराने अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना चाहते हैं। तभी तो जनमत संग्रह भी करा रहे हैं, ताकि यूक्रेन के 4 इलाके आधिकारिक रूप से उनके कब्जे में आ जाएं। अब वो अपने पुराने खासम खासों को युद्ध में तैनात कर रहे हैं, ताकि यूक्रेन में फिर से विध्वंसक जंग दिखे। यूक्रेन से जंग में रूस को कड़ी चुनौती मिल रही है। यूक्रेन रूस के हर हमले को नाकाम कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने रूस के 10 हमलों को नाकाम कर दिया है। यही नहीं,
दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के 50 ठिकानों को हमला करने के बाद वहां से तबाह कर दिया है। तो रूस को बड़े नुकसान की भी खबरें सामने आ रही हैं। रूस के 50 ठिकानों पर हमले का दावा यूक्रेन कर रहा है और यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि 10 हमले रूस के नाकाम कर दिए हैं यूक्रेन ने। रूस की सेना पर बड़ी चोट का दावा। यूक्रेन ने मिशन प्रहार को दी रफ्तार। रूस यूक्रेन में घातक हुई जंग। रूस यूक्रेन में चल रही जंग की आग और धधक गई क्योंकि यूक्रेन ने अपने देश को रूसी हमलों से मुक्त करने के लिए मिशन प्रहार को तेज कर दिया। एक तरफ रूस यूक्रेन की मोर्चाबंदी के लिए अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने दावा किया कि वो उसके हर चाल का जवाब दे रहा है। ताजा दावा भी यूक्रेन की तरफ से आया जिसमें कहा गया कि यूक्रेन ने रूस के 10 हमलों को नाकाम कर दिया। फिलहाल खेरसोन, खार्किव और ज़ेपोरोजिया का बड़ा हिस्सा अभी रूसी सैनिकों के कब्जे में है, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि इन इलाकों में यूक्रेन की सेना रूस की सेना पर बड़ी चोट कर रही है। यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा किया गया कि उसने यूक्रेन में रूस के 50 ठिकानों पर हमला किया। हालांकि यूक्रेन की सेना की तरफ से यह भी दावा किया गया कि अभी हाल फिलहाल में रूस ने यूक्रेन पर 5 मिसाइल दागे, 14 एयर स्ट्राइक की, जबकि 60 राउंड फायरिंग कर आम नागरिकों को निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन में करीब 7 महीने से जंग चल रही है, लेकिन किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची। जंग लंबी खिंचती जा रही है। एक तरफ रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए बड़ी तादाद में हथियारों का नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ दावा यह भी किया गया कि उसके हजारों सैनिकों को युद्ध में जान गंवानी पड़ी। दावा किया जा रहा है कि जब से जंग शुरू हुई तब से पुतिन के 55,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। उनके सैकड़ों टैंक बर्बाद हो गए। रूस को युद्ध में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। यूक्रेन में मिल रही चुनौती की वजह से पुतिन बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि रूस में आम नागरिकों को सेना की मुहिम से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इस मुहिम में पुतिन को बड़ी चोट पड़ रही है। इस फैसले के बाद लोग रूस छोड़कर जा रहे हैं। और रूस में जब से पुतिन ने लामबंदी का ऐलान किया है तब से वहां खलबली मची हुई है। लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर इस्तांबुल से सामने आई है। इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर रूसी नागरिकों का जमावड़ा देखा गया। भारी संख्या में लोग इस्तांबुल भाग गए हैं। दावा किया जा रहा है कि सभी सेना में शामिल होने से बचने के लिए इस्तांबुल भाग आए हैं। मॉस्को में हालात ऐसे हो चुके हैं कि विदेशी उड़ानों के टिकटों के दाम कई गुना तक बढ़ चुके हैं। एक तरफ रूस में खलबली मची हुई है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर बड़ा हमला बोला है। कहा पुतिन अपने नागरिकों को मौत के मुंह में भेज रहे हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, तो वो जानबूझकर सेना में आम नागरिकों की भर्ती करके उनको मौत देने का प्लान बना रहे हैं। Российская власть прекрасно понимает, что отправляя своих граждан на смерть, в других вариантах не предусмотрено. Российских командиров не волнуют российские жизни, им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат. पुतिन के एक आदेश से पूरे रूस में हड़कंप मच गया है। सड़कों पर भागम भाग जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पुतिन के आदेश पर बच्चे अपने पिता से बिछड़ने लगे।
पिता को जाता देख बच्चा रोने लगा। रूस में बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। आखिर पुतिन का वो फरमान क्या था जिसने रूस की जनता को देश छोड़ने पर मजबूर किया? आखिर रूस में पुतिन के आदेश के बाद मंजर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक आदेश और रूस में त्राहिमाम। एक फैसला और रूस में भगदड़। यूक्रेन पर चढ़ाई, रूस में रुसवाई। यूक्रेन से 7 महीने की जंग और रूस कुछ हासिल नहीं कर सका। कुछ इलाकों पर कब्जा किया, लेकिन अभी तक उसे रूस में नहीं मिला सका। अब इन इलाकों को रूस में मिलाने के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले रहा है। तो दूसरी तरफ यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जा करने के लिए सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। पुतिन ने आम नागरिकों को सैन्य सेवा में शामिल होने का फरमान सुनाया है। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में उन आम नागरिकों को युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा रहा है जो यूक्रेन रूस बॉर्डर पर रहते हैं। एक ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है ये वीडियो, जिसने सभी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। बताया गया कि रूस के आम आदमी को जब यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया तो उसकी बेटी रोने लगी। बस में सवार होता देख इस आदमी की बेटी रोने लगी। ये दर्द की आवाज उस बच्ची की है जिसके पिता को यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए सेना में शामिल होना पड़ा। पुतिन के आदेश का पालन करना पड़ा। रूस में आम नागरिकों को सेना में शामिल किया जा रहा है और उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने को कहा जा रहा है। रूस की सेना ने मुहिम में शामिल नहीं होने को अपराध बताया। यही वजह है जब पिता को अलविदा कहने बेटी उन्हें छोड़ने बस तक पहुंची तो रोने लगी। Российская власть прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть. Других вариантов не предусмотрено. Российских командиров не волнуют российские жизни. Им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат. पुतिन ने 21 सितंबर को राष्ट्र के नाम जारी संदेश में 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का आदेश जारी किया, जिसके बाद आम नागरिकों को सेना में शामिल किया जाने लगा ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल हो सके। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यूक्रेन में रूस के सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ी। Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. लेकिन इस आदेश के बाद रूस में भागम भाग जैसी स्थिति बन गई। कई लोग देश छोड़कर जाने लगे। जॉर्जिया रूस बॉर्डर पर उस वक्त लंबा जाम लग गया जब लोग रूस छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार थी। बताया गया कि रूस छोड़ने की कोशिश में जॉर्जिया बॉर्डर पर करीब 12 से 14 किलोमीटर लंबा जैम लग गया। बावजूद लोग रूस छोड़ने की कोशिश में जुटे रहे। कोई पैदल तो कोई साइकिल से बॉर्डर पार करने की कोशिश में लग गया। रूस में लोग सेना में शामिल नहीं होने का बहाना ढूंढने लगे। नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे उन्हें युद्ध में शामिल ना होना पड़े। रूस में लोग तेजी से शादी की प्लानिंग कर रहे हैं जिससे उन्हें युद्ध में न जाना पड़े। एक तरफ रूस में पुतिन के फैसले का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ नाटो देश जले पर नमक छिड़कने का काम करते दिखे। रूस छोड़कर जा रहे लोगों को जर्मनी की तरफ से एक प्रस्ताव आया। जर्मनी ने कहा जिनको उनके देश में शरण लेनी है उनका स्वागत है। पुतिन का फैसला फिलहाल रूस के लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है क्योंकि युद्ध में आम लोग सैनिकों की तरह अपनी जान जोखिम में डालने से डर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कोई भी अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। हालांकि रूस की तरफ से कहा गया है कि सेना में उन्हीं लोगों को शामिल किया जा रहा है जिनके पास युद्ध या हथियार चलाने का अनुभव है। और रूस में जब से पुतिन ने 3 लाख रिजर्व फोर्स तैनात करने का आदेश दिया है तब से वहां पर खलबली मची हुई है, भागम भाग मची हुई है। हर कोई परेशान है। रूस छोड़कर लोग भागना चाहते हैं। रूस से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें भारी संख्या में लोग रूस छोड़कर जाते दिखे। जॉर्जिया जाने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। 12 से 14 किलोमीटर तक लंबा जैम लगा था।
करीब 2000 से ज्यादा लोग बॉर्डर पर जॉर्जिया में घुसने की कोशिश में हैं। इस बीच रूस की सरकार ने नागरिकों से देश न छोड़ने की गुहार लगाई है। और रूस में लामबंदी को लेकर भागम भाग मची हुई है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि जो लोग सेना की ट्रेनिंग ले चुके हैं उन्हीं की भर्ती की जाएगी। इसके बावजूद लोगों में खौफ है, वो देश छोड़कर भागने की फिराक में। इस बीच रूस की सरकार की तरफ से लामबंदी को लेकर कुछ बातें क्लियर की गई हैं, वो भी आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या कहा गया है रूस की सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से कहा गया कि छूट है, उनको दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। आईटी कर्मचारी को छूट है। लामबंदी से किसको छूट मिलेगी? आईटी कर्मचारी, जो लोग आईटी की नौकरी करते हैं रूस में, इसके अलावा जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं, जो लोग सरकारी टीवी के पत्रकार हैं, इनको छूट होगी। तो सीधे सीधे क्लियर कर दिया है सरकार ने कि किन किन लोगों को छूट होगी। रूस ने बहुत साफ शब्दों में यह कहा है कि आईटी कर्मचारी, बैंकर और सरकारी टीवी के पत्रकार, इन लोगों को छूट रहेगी। अगर ये लोग नहीं होना चाहते शामिल तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग देश छोड़ने की फिराक में हैं। और टीआरपी की रेस में न्यूज